बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं होल कम्युनिटी ऑफ इस्लाम को रमज़ान मुबारक कहना चाहता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ मुझे हमको सबको जो है रमज़ान करीम की रहमतें बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये जो आज की वीडियो है ये मेरी पिछली वीडियो जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के ऊपर थी उससे रिलेटेड है और उसी से रिलेटेड जो है वो आज हम एक जो कानून है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कानून को डिस्कस करने से पहले मैं अपने बारे में दोबारा आपको बता दूं। इट्स मी मोहम्मद उस्मान तनवीर एडवोकेट, 29 के यानी चैम्बर सेशन कोर्ट गुजरांवाला। फॉर एनी फ्री लीगल एड एंड फ्री लीगल ओपिनियन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन माई फोन नंबर 031445000824। सो फ्रेंड्स, आज का जो कानून है उसको हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो ये आज का कानून है इसका नाम है दी पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012। 2012 में ये कानून आ गया और पूरे पाकिस्तान में ये इन्फोर्स हो गया। अब ये कानून किन लोगों के लिए है और कैसे ये उनके ऊपर अप्लाई करेगा वो हम इसको पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कानून है ये उन लोगों के लिए है कि जिनके पास प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी उसके अंदर दो या दो से ज्यादा जो है वो मालकान हिस्सेदार हैं और वो उस प्रॉपर्टी का कब्जा बेशक किसी एक के पास है या सबके पास है। तो ये जो आज का कानून है ये उन लोगों के ऊपर अप्लाई करेगा कि जिनके पास प्रॉपर्टी है और उनके मालकान जो है वो दो या दो से ज्यादा हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इस कानून का सेक्शन 2 है उसको हम देखते हैं। वो कहता है लिमिटेशन ऑन स्कोप। नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द पार्टीशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड और लैंड सबसर्विएंट टू एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स, इसके अंदर इस कानून ने ये बिल्कुल क्लियर वाज़िया बता दिया है कि वो प्रॉपर्टी जो ज़रई ज़मीन है, जो ज़रई रकबा है, ये कानून उसके ऊपर अप्लाई नहीं करता। तो ये अप्लाई किसके ऊपर, ये कानून किसके ऊपर अप्लाई करता है? वो करता है कि जो अर्बन प्रॉपर्टी है, शहरी प्रॉपर्टी है, बेशक वो किसी मकान की सूरत में है, बेशक वो सिंपल लैंड है, बेशक वो कोई बिल्डिंग बनी है, बेशक वो कोई प्लाजा है, वट एवर सो। तो ये कानून जो है वो शहरी प्रॉपर्टी के ऊपर जो अप्लाई करेगा उसकी तकसीम के लिए ये अप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आगे हम इसका सेक्शन 3 डेफिनेशंस का है, उसके अंदर हम देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी कि जो प्रॉपर्टी इमूवेबल है, गैर जो मनकूला जायदाद है, जिसको खलाया जलाया नहीं जा सकता, वो क्या है, उसके अंदर कौन सी चीज आ रही है, वो ये पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड or land subservient to agriculture jointly owned by 2 or more persons। फ्रेंड्स, इसके अंदर बता दिया कि जो गैर मनकूला जायदाद है वो कौन सी होएगी, उसको जो इस कानून के मुताबिक पढ़ा जाएगा वो ही जिसके अंदर उन्होंने बताया कि दो या दो से ज्यादा मालकान जो हिस्सेदार होंगे और वो प्रॉपर्टी जो ज़रई ज़मीन नहीं होएगी, उसके अलावा जो प्रॉपर्टी होएगी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। लाइक जो मैंने आपको पहले बताया, अर्बन प्रॉपर्टी होएगी सच एज लैंड, बिल्डिंग, हाउस, प्लाजाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद फ्रेंड्स, डेफिनेशन के अंदर इस कानून में उन्होंने बता दिया मीन्स प्रॉफिट। जो मीन्स प्रॉफिट्स हैं वो क्या होंगे? मीन्स प्रॉफिट्स means the approximate rental benefit which the co-owner in possession of the immovable property gains to the exclusion of any other co-owner during the pendency of the suit under the act। फ्रेंड्स, जब तकसीम का दावा दायर हो जाएगा उसके बाद वो मालक हिस्सेदार जिसके कब्जे के अंदर प्रॉपर्टी होगी और उस प्रॉपर्टी से वो जो काबिज मालिक है, अगर वो उससे कोई फायदा उठा रहा है, फॉर एग्जांपल वो प्रॉपर्टी रेंट पर है तो वो उसे जो वो रेंट गेन कर रहा है
वो जो है वो मीन्स प्रॉफिट कहलाएगा। और बेशक वो खुद भी अगर उसके ऊपर काबिज है तो फिर भी जो दूसरे मालकान हिस्सेदार हैं उनका भी उसके ऊपर जो है वो चूंकि वो बेशक उसको हम अगर किराए की मद में भी ले लें तो जो वो जो जिसके पास वो कब्जा है वो उसका ही बेशक वो रेंट जो है वो जो दूसरे हिस्सेदारान हैं उनको वो जरूर मिलेगा। लेकिन वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? वो मिलेगा जब ये तकसीम का दावा दायर हो जाएगा और जब इसका फैसला होएगा तो उसके एंड के ऊपर जो है वो ये मीन्स प्रॉफिट जो है वो अदालत जो है उन मालकान हिस्सेदारान को दिलवाती है जिनके कब्जे में प्रॉपर्टी नहीं होती, और अदा वो करता है जिसके कब्जे में प्रॉपर्टी होती है। और फैसला होने से पहले भी अदालत जो है वो ये आर्डर करती है कि हर महीने जो है जो जिसके कब्जे में प्रॉपर्टी है वो हर महीने जो है वो मीन्स प्रॉफिट जो है वो अदालत में आके जमा करवाए, और वो मीन्स प्रॉफिट जो है वो हर महीने साथ साथ जिनके कब्जे में प्रॉपर्टी नहीं है उन मालकान को जो है वो अदालत दिलवाती है। हर महीने जो है वो उसने आके जमा करवाने अदालत में। तो ये थे मीन्स प्रॉफिट। उसके बाद फ्रेंड्स सेक्शन 4 है, वो कहता है सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि जो दो या दो से ज्यादा मालकान हिस्सेदारान हैं वो तकसीम का दावा जो है वो सिविल कोर्ट में कर सकते हैं इस कानून के तहत। तो ये जो सेक्शन 4 है ये कहता है एन ऑनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी may file a suit for partition of the property, giving details of the property, citing all other co-owners as defendants and attaching all the relevant documents in his reach or possession। इसके अंदर उन्होंने बता दिया कि जो कोई भी जो है वो को-ऑनर, कोई भी जो है वो मुश्तरका मालिक जो है वो सिविल कोर्ट के अंदर तकसीम का दावा जो है वो कर सकता है, और वो बाकी जितने भी दूसरे मुश्तरका मालकान है वो उनको मुद्दई बनाएगा, खुद वो मुद्दई बनेगा, और उसके कब्जे में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इस दावे के साथ वो अटैच करके तो वो सिविल कोर्ट में इसको फाइल करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसका सेक्शन 5 है, उसके अंदर ये तरीकाकार लिखा हुआ है कि जो डिफेंडेंट है वो किस तरह अदालत के अंदर पेश होएगा, किस तरह उसके नोटिस और समन्स जो है वो अदालत जारी करेगी। और लेकिन इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है, जो क्रक्स है इस सेक्शन का, वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अदालत जो है वो 10 दिन की जो है 10 दिन की इसके अंदर तारीख डालेगी मुद्दई को समन करने के लिए, उसको अदालत में बुलाने के लिए। 10 दिन से लंबी तारीख इसके अंदर नहीं करेगी, और जब मुद्दई अदालत के अंदर आ गया, हाजिर हो गया, तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर उसने अपना जवाब दावा अदालत में दाखिल करना है। अगर वो 1 महीने के अंदर अपना जवाब दावा जो है वो अदालत में दाखिल नहीं करता तो अदालत जो है उसका जो राइट है वो स्टक ऑफ कर सकती है। तो ये था सेक्शन 5 जो डील करता था डिफेंडेंट्स की अपीयरेंस के हवाले से। उसके बाद सेक्शन 6 है इसका रिटन स्टेटमेंट जवाब दावे के हवाले से। इसके अंदर भी जो है प्रोसीजर यही है कि उसने 1 महीने के अंदर जो है जवाब दावा अदालत में फाइल करना है। उसके बाद इसका सेक्शन 7 है मीन्स प्रॉफिट पेंडिंग एडजुडिकेशन। मीन प्रॉफिट्स का मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बता दिया कि मीन्स प्रॉफिट क्या है। ये उसका तरीकाकार लिखा हुआ कि अदालत जो है वो उसको स्टार्ट में ही जो है वो हर महीने उसको पाबंद कर देगी जिसके कब्जे में प्रॉपर्टी होएगी, जो उसे बेनिफिट गेन कर रहा है उसके मुताबिक जो है अदालत उसको पाबंद कर देगी कि तुम हर महीने जो है ये मीन्स प्रॉफिट अदालत में आके जमा करवाओ, और अदालत फिर उन को शेयर्स को जिनके पोजेशन में वो प्रॉपर्टी नहीं है उनको फिर वो डिवाइड उनके शेयर के मुताबिक जो है वो डिवाइड कर देगी। उसके बाद फ्रेंड्स इस कानून का सेक्शन 9 है अपॉइंटमेंट ऑफ रेफरी फॉर पार्टीशन। ये जो सेक्शन है इसके मुताबिक इस कानून ने जो को शेयर्स हैं, जो मुश्तरका मालकान हैं, उनको ये अलाउ कर दिया
कि वो अदालत में आके एप्लीकेशन दें, वो अपना एक रेफरी मुकर्रर करवा लें। वो रेफरी जो है वो फिर अदालत के ऑर्डर के साथ आके फिर वो देखेगा क्या जो जो प्रॉपर्टी है क्या वो पार्टीशन उसकी हो सकती है या उसकी पार्टीशन नहीं हो सकती। वो उसके मुताबिक पूरा एक प्लान जो है वो तैयार करेगा। वो अपनी पूरी जो है रिपोर्ट जो उसको तैयार करके वो आके कोर्ट में सबमिट करेगा रेफरी। फिर उसके मुताबिक जो है वो अदालत ऑर्डर कर देगी। अगर तो प्रॉपर्टी पार्टीज वो जो है अगर तो प्रॉपर्टी जो है वो पार्टीशनेबल हुई तो अदालत जो है वो ऑर्डर कर देगी कि जी ठीक है, आपने ये जो प्लान तैयार किया, जो रिपोर्ट तैयार की है, इसके मुताबिक जो इस प्रॉपर्टी को पार्टीशन इसको हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये इसके ऊपर उन्होंने बड़ी डिटेल में सारा बताया हुआ है किस तरह रेफरी जो है वो उसको सारा जाके उसको देखेगा, विजिट करेगा, तैयार करेगा, वो सारा इसके अंदर उन्होंने बता दिया है। उसके बाद इसका सेक्शन 10 है इंटरनल ऑक्शन के हवाले से कि अदालत जो है वो अदालत के अंदर ही अगर कोई भी अगर जो को शेयर्स हैं अगर वो इस चीज़ के ऊपर मुतफिक नहीं होते कि वो अपना एक रेफरी जो है वो उसको अपॉइंट करवा लें, तो अदालत फिर जो है वो इंटरनल ऑक्शन जो है वो उसका ऑर्डर करेगी, जो कि अदालत के अंदर ही उसको कंडक्ट किया जाएगा और अदालत खुद उसको जो है वो लुक आफ्टर करेगी और उसका भी जो सारा तरीकाकार है वो भी सारा डिटेल में मौजूद है। उसके बाद फ्रेंड्स ओपन ऑक्शन का सेक्शन है, सेक्शन 11। ओपन ऑक्शन जो है वो उसकी स्टेज तब आएगी अगर रेफरी जो है वो भी अपॉइंट ना हुआ, इंटरनल ऑक्शन भी जो वो सक्सेसफुल ना हुई, तो उसके बाद फिर अदालत जो है वो ओपन ऑक्शन का ऑर्डर करेगी। ओपन ऑक्शन से मुराद ये है कि पब्लिक भी जो है वो इस ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट आके कर सकती है और उसके अंदर पार्टिसिपेट करके तो वो उसके अंदर एज ए परचेजर आके उस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकती है। और वो उसके हवाले से भी सारा तरीकाकार इसमें मौजूद है कि किस तरह वो आके वो जो पैसे हैं वो अदालत में आके जमा करवाएगा और किस तरह अदालत जो है वो उसकी सेल को कंफर्म करके उसको सेल सर्टिफिकेट भी जारी कर सकती है और जो अमाउंट है उसको फिर अदालत जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी तमाम को शेयर्स को उनके शेयर के मुताबिक। तो ये फ्रेंड्स ओपन ऑक्शंस के लिए था। उसके बाद फ्रेंड्स इसका सेक्शन 13 है कानून का प्राइवेट सेटलमेंट के हवाले से। ये भी एक बड़ा अहम और ज़रूरी है इसके अंदर। इसको मैं पढ़ता हूँ। इसका सब सेक्शन 1 है ऑल द को-ऑनर्स इफ ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी मे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिफोर द डेट ऑफ ओपन ऑक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सबमिट ए प्राइवेट सेटलमेंट इन द कोर्ट। Number 2, if the co-owners submit the private settlement under subsection 1, the court shall pronounce judgment and decree in terms of the private settlement and cancel the order of open auction if already passed. Friends, अगर किसी भी स्टेज के ऊपर, बेशक वो इनिशियल स्टेज है, बेशक वो लास्ट स्टेज है, जो को-ऑनर्स हैं वो किसी भी स्टेज के ऊपर कोर्ट के साथ रजू कर सकते हैं विद प्राइवेट सेटलमेंट। वो जो स्टाम्प पेपर के ऊपर अपने बैठ के जो भी वो डिसाइड करते हैं, जिस तरह भी वो उनके आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट्स सपोज जो है वो जी मैं अपना हिस्सा आपको दे देता हूँ, आप मुझे इतने पैसे दे दें उसके हवाले से, आप मुझे अपना हिस्सा दे दें, मैं आपको उसके लिए इतने पैसे दे देता हूँ। इस तरह से जो आपस में बैठ के जो सेटलमेंट है उसके लिए वो सेटलमेंट डीड जो है वो तैयार करके वो अदालत में आके उसको जमा करवा के तो वो जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनको स्टॉप करवा सकते हैं। और वो अगर अदालत जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है इस प्राइवेट सेटलमेंट से, तो इस प्राइवेट सेटलमेंट की इसकी रूह से वो जो है वो जजमेंट और डिग्री जो है वो पास कर देगी इस केस की, और केस जो है वो फिर प्राइवेट सेटलमेंट की रोशनी में वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अदालत कितनी देर के अंदर इस केस का फैसला करेगी, उसके लिए इसका सेक्शन 14 है। उसको मैं पढ़ता हूँ। द कोर्ट शैल फाइनली डिस्पोज ऑफ द सूट अंडर दिस एक्ट विद इन 6 months
from the date of the institution of the suit, failing which the court shall submit the case to the district judge with cogent reasons seeking extension of time for disposal of the suit. फ्रेंड्स, इसके अंदर बिल्कुल क्लियरली इस कानून ने बता दिया है कि जो अदालत है वो 6 महीने के अंदर, सिविल कोर्ट 6 महीने के अंदर तकसीम के दावे का फैसला करेगी। अगर वो 6 महीने के अंदर फैसला करने नहीं कर पाती हैं, वो फैसला करने में फेल हो जाती हैं, तो सिविल कोर्ट जो है वो इस केस को सेशन जज के पास पेश करेगी और वो रीज़न बताएगी सिविल कोर्ट के ये क्यों जो है वो डिले हो रहा है, क्यों जो है वो 6 महीने के अंदर अदालत फैसला नहीं कर पा रही। वो विद रीजन जो है वो सेशन जज के पास फाइल जाएगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज में सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस as he deems appropriate to impose grant extension in time to dispose of the suit taking into consideration the facts and circumstances of the case। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि जी बिल्कुल सिविल कोर्ट ने जो रीजंस बताई हैं कि ये दावा इस वजह से वो डिले हो रहा है, तो सेशन जज जो है वो इस केस को डिसाइड करने के लिए सिविल कोर्ट का जो टाइम है उसको एक्सटेंड कर सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स हाई कोर्ट से भी जो है वो इंस्ट्रक्शंस हम गेन कर सकते हैं कि इस केस के जल्दी फैसले के लिए हाई कोर्ट में भी हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स ये जो कानून है, ये जो कानून था ये था पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से। तो इसके अंदर आज ये रमज़ानुल मुबारक की वजह से मैंने अपनी इस वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट बनाया है। तो एक तो मैं आपसे माज़रत भी करता हूँ कि अगर मैं इसको सही तरह से बयान नहीं कर पाया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसको मज़ीद जो बेहतर कर सकूँ। तो और मेरी इस तरह की वीडियो जो हैं वो उनके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।